हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र क्या है और हमें लोकतंत्र ही क्यों चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको 9th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़नी है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी वाली और एक एमसीक्यू वाली। आपको 9th क्लास का थ्योरी या एमसीक्यू जो भी पढ़ना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने कराई हैं। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया है। अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप इनको भी देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद व्यू द चैनल पर जाना और व्यू द चैनल के बाद जब चैनल ओपन हो जाएगा तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता अनुसार इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र। ठीक है, कि हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए, क्या कारण है कि हमें पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है पहले हम ये जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि हमें लोकतंत्र ही क्यों चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है लोकतंत्र के बारे में कि लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र जिसको कहते हैं जब लोग अपने ऊपर खुद ही शासन कर रहे हैं उसको बोलते हैं लोकतंत्र। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये दी है इब्राहिम लिंकन ने। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो आवाज़ उठाने वाले थे लोकतंत्र के लिए वो वही थे। ठीक है, और वो हैं अमेरिका के, और ये आपकी बुक में लिखा है। अब आपको इस परिभाषा में ये समझ ही नहीं आया होगा कि जनता, लोगों द्वारा, जनता या लोग एक ही बात हो गई। ठीक है, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन का क्या मतलब हुआ। तो देखिए, हम बात करते हैं एक छोटे से गांव कस्बे की जिसमें आप रहते हो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस शहर की जिसमें आप रह रहे हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसमें आप रह रहे हो। मान लो ये एक देश है। ठीक है, ये क्या है, ये एक देश है जिसमें आप रह रहे हो, या आपका गाँव है। ठीक है, हम गाँव या शहर से बात करते हैं। ठीक है, मान लो आप जिस गांव में रह रहे हो वो ये गांव है और जो लोग शहर में रह रहे हैं वो समझें कि ये एक शहर है। ठीक है, मान लो इसमें 1000 लोग रह रहे हैं। ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं, 1000 लोग रह रहे हैं इस पूरे एरिया में। अब इन 1000 लोगों के लिए सड़क भी ज़रूरी है, इन 1000 लोगों के लिए स्कूल भी ज़रूरी है, इन 1000 लोगों के लिए हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, इन 1000 लोगों के लिए पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नलकूप से पानी हर जगह नहीं आता। बहुत सारी जगह तो टैंकर से आता है, बहुत सारी जगह नदियों से पाइप लगा के पानी लिया जाता है, उसको फिल्टर करते हैं। जैसे हम लोग मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो दिल्ली में कैसा आता है पानी, फिल्टर करते हैं गंगा के पानी को, फिर दिल्ली जल बोर्ड क्या करता है, सबके घर भेजता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ हैं जो हमें सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं। ठीक है, अब उन सुख सुविधाओं को बना के कौन देगा, कौन हमारे लिए रोड बनाएगा, कौन हमारे लिए स्कूल बनाएगा, कौन हमारे लिए हॉस्पिटल बनाएगा। कोई एक आदमी तो होना चाहिए जो हमारे लिए इन सारी सुविधाओं को दे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये जो 1000 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये जो 1000 व्यक्ति हैं इनमें से कोई एक व्यक्ति को ये अपना नेता बना ले और वो इन 1000 लोगों की सेवा का काम करेगा। यानी कि ये जो चीज़ें मैंने बताई, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जो भी चीज़ है वो कौन बनाएगा, वो ये वाला एक नेता बनाएगा। अब कैसे पता चले कि इन 1000 लोगों में से कौन सा एक नेता होगा, कैसे पता चलेगा। तो एक पूरा की पूरा सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या किया गया कि इन 1000 लोगों में से कुछ लोग चुनाव के लिए खड़े होंगे। ठीक है, आप लोग वोट डालने जाते हो ना, तो वो क्या होता है, चुनाव होता है ना। जो 18 साल से ऊपर के हैं वो तो वोट डालने जाते होंगे, जो 18 साल से ऊपर के नहीं हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनके माता पिता जाते होंगे या उनके बड़े बहन भाई जाते होंगे वोट डालने। तो आपको पता है चुनाव कैसे होते हैं, कैसे वोट डालते हैं। ठीक है, एक आध बार आप अपनी मम्मी के साथ भी गए होंगे जब आप छोटे होंगे, तो वोट डालने जाते हैं। ठीक है, तो यही वही सिस्टम है कि इन्होंने क्या सोचा कि इन 1000 लोगों के लिए क्या होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या किया, 2-3 लोगों को बोला कि भाई तुम मतलब इसमें से कुछ 200 लोग कह रहे हैं कि हम तो इसको नेता बनाएंगे, कुछ 300 लोग कह रहे हैं हम इसको नेता बनाएंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, अभी हमें टाइम चाहिए सोचने के लिए, सोच लेंगे 10-5 दिन में कि हमें किसको नेता बनाना है। तो ये 3 व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इन तीनों व्यक्तियों को ये 1000 लोग वोट डालेंगे। ठीक है, ये 1000 लोग वोट डालेंगे। अब इन 1000 लोग, इन 3 लोगों में से
जिसको वोट ज्यादा मिलेंगी वही जीत जाएगा। मान लो सी को मिली 1000 वोट, सॉरी 100 वोट मिल गई, ठीक है, इसको कितनी मिल गई, इसको मिल गई 300 वोट, ठीक है, मतलब 300 लोगों ने बोला कि हमको कौन सा नेता चाहिए, बी वाला, 100 लोगों ने बोला हमको नेता चाहिए सी वाला, ठीक है, और 700 लोग कह रहे हैं कि हमको कौन सा सॉरी 600 लोग कह रहे हैं कि हमको कौन सा नेता चाहिए, हमको तो ए वाला नेता चाहिए, ए वाला नेता बढ़िया काम करेगा, ठीक है। तो अब वोट किसकी ज्यादा आई, वोट आ गई ए की ज्यादा, तो नेता कौन बन गया, ए, ठीक है। अब ए ने 5 साल तक काम किया, ठीक है, 5 साल के लिए चुनते हैं बस नेता को, हमारे देश में जो नेता चुने जाते हैं वो 5 साल, 1-2 चुनाव है जिनमें 6 साल है, ठीक है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो जितने भी चुनाव होते हैं हमारे यहाँ 5 साल के लिए एक नेता चुना जाता है, ठीक है, 5 साल के लिए अब एक नेता चुन गया, अब ये काम करेगा, सड़क बनाएगा, स्कूलों को रिपेयर करेगा, या स्कूलों की अच्छी व्यवस्था करेगा, टीचर की व्यवस्था करेगा, आपके दवाई गोली की व्यवस्था करेगा, कोई बीमारी फैल रही है उसके लिए चिकित्सा उपलब्ध कराएगा, यानी कि मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, आपके एरिया में साफ सफाई करवाएगा और आपसे टैक्स भी लेगा, ठीक है, क्योंकि काम करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कौन देगा, पैसे ये अपने घर से तो नहीं लगाएगा, पैसे आपके ही होंगे, ठीक है, तो आपसे टैक्स के रूप में जो पैसे लिए जाते हैं उन पैसों को ये आपके ऊपर ही खर्च कर देगा, ठीक है। तो ये कितने साल काम करेगा, ये 5 साल काम करेगा। अब इसने 5 साल काम करा, 5 साल काम करा और इसने क्या किया, टैक्स तो प्रॉपर जा रहा है आपका, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। इसने क्या किया, जो सरकार इसको पैसे दे रही है कि लो भाई इस गांव का विकास करो या इस शहर का विकास करो, ये क्या कर रहा है, उस सारे पैसे को अपनी जेब में भर ले रहा है और अपने घर मकान इसने बना दिए, या फिर काम ठीक से नहीं कराया, ठीक है, या फिर ये क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है कि 100 लोगों की तरफ तो विकास कर दिया, बाकी 900 लोगों की तरफ कोई नालियां नहीं बनाई, कोई रोड नहीं बनाई, कोई सुविधा नहीं दी उनको, ठीक है। आपने देखा होगा गांव देहात में कि कुछ गांव की कुछ गलियां तो पक्की बनी होती हैं, है ना, कुछ गलियों में नालियों की सुविधा होती है और कुछ में कोई सुविधा नहीं है, ऐसे रह रहे हैं लोग। तो ये क्या होता है, ये नेता अपने हिसाब से विकास करते हैं, उनकी वोट जिधर होती है उधर ही विकास करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कर रहा है, ये मतलब क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, ये कौन सा नेता, ए वाला नेता, ठीक है। अब 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो अब ये जो लोग हैं, ये जो 1000 लोग हैं, ये दोबारा से चुनाव करेंगे और इस बार इसको हटा देंगे ए को, और इन वोटों को ही अब ये दूसरे नेताओं को देंगे। मान लो इस बार सी नहीं खड़ा हुआ, इस बार खड़ा हुआ है डी, ठीक है, तो इसको कितनी वोट आएंगी, इसको फिर से मतलब अब किसको जिताएंगे, या डी को जिताएंगे, क्योंकि इन्हें डी पे भरोसा है, डी अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इसको आ गई मान लो 200 वोट, ठीक है, और इसको अकेले को आ गई 500 वोट, तो अब जीतेगा कौन, किसकी वोट ज्यादा हुई इन तीनों में से, डी वाले की ज्यादा हुई, डी वाला जीत गया, डी वाला अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उसने सबको समान रूप से देखा है, वो नहीं भेदभाव नहीं कर रहा कि इस धर्म के लोगों का विकास करा जाए, यानी कि इस गली में इस धर्म के लोग रह रहे हैं तो इसमें काली रोड बना दो, इसमें नाली अच्छी बना दो, इसमें बिजली आनी चाहिए 24 घंटे, और दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं दूसरे एरिया में तो उधर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, सब कुछ अच्छा कर रहा है। तो भाई सब लोग सहमत हो गए, फिर 5 साल बाद फिर जब वोट पड़ेंगी तो हम तो इसको ही चुनेंगे, ये डी वाले ने पिछली बार भी अच्छा काम करा था, अब भी। ऐसे करते करते दिल्ली में पिछले जो दो योजना सरकार रही वो किसकी रही, केजरीवाल जी की सरकार रही, क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे केजरीवाल, ठीक है, दिल्ली के लोगों के लिए। और इस बार उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी, कई सारे मुद्दे थे, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा शराब का ही था, ठीक है, तो कुछ मुद्दे थे उनके ऊपर जनता को लगा कि नहीं भाई ये केजरीवाल जी गलत काम कर रहे हैं, तो अब की बार केजरीवाल जी को हटा दिया और किसको चुना, बीजेपी के नेता को, क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता, ठीक है, रेखा गुप्ता जी को चुना है। रेखा गुप्ता जी ठीक ठाक काम कर रही हैं और हम देखेंगे 5 साल तक वो कैसा काम कर रही हैं। अगर ठीक ठाक काम रहा तो अगली बार भी हम इनको ही वोट देंगे, और नहीं किया तो हम नेक्स्ट नेता चुनेंगे। तो ये क्या है, ये जो नेता चुन रहा है हर 5 साल बाद, कि कौन चुन रहा है, ये 1000 व्यक्ति चुन रहे हैं, ठीक है। चल किसकी रही है, इन 1000 व्यक्तियों की चल रही है। ये जब चाहे जिस नेता को चाहे 5 साल बाद हटा सकते हैं, ठीक है, किसकी मर्जी चल रही है, इन 1000 लोगों की चल रही है, ठीक है। अब ये तो होगी लोकतंत्र की बात। पहले क्या होता था, पहले होता था राजतंत्र, ठीक है, एक मिनट लगेगी, राजतंत्र भी समझ लीजिए ताकि आपको पता रहे लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है, ठीक है। मैंने 8th क्लास में भी आपको समझाया था इसके बारे में। तो लोकतंत्र तो मैंने आपको बता दिया, राजतंत्र में क्या होता है, चुनाव वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, राजा का बेटा राजा होता है। अगर राजा अच्छा है तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। और राजा अगर बुरा है, मान लो कोई राजा ऐसा आ गया कि वो केवल अपने धर्म के लोगों का विकास कर रहा है, ठीक है,
दूसरे धर्म के लोगों से कह रहा है कि अगर तुम पूजा करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था जब मुगल शासन करते थे, है ना। वो कह रहा है कि इस जाति के लोगों को हम समर्थन कर रहे हैं, दूसरी जाति के लोगों को समर्थन नहीं कर रहे हैं। या फिर वो क्या क्या कह रहा है कि अगर यहाँ रहना है तो यही धर्म मानना पड़ेगा, दूसरा धर्म नहीं मानोगे। जैसे पाकिस्तान में हो रहा है कि अगर पाकिस्तान में रहोगे तो मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, बांग्लादेश में रहोगे तो मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, ठीक है, वो ऐसे कर रहा है। तो अब मान लो आपकी किस्मत खराब निकली और आपकी किस्मत में ऐसा गंदा राजा मिल गया, तो आपकी तो संस्कृति, आपका धर्म सब खत्म कर देगा वो, ठीक है, आपको कोई सहूलियत नहीं देगा, उल्टा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो राजतंत्र में कई चीजें अच्छी हैं कि अगर अच्छा राजा है, अच्छा राजा कैसा है, वो राम जैसा राजा है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, राम राज्य कर रहा है, वो एकदम इक्वल न्याय कर रहा है, ठीक है, तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। जैसे जो अयोध्या के उस समय जनता थी उनके तो बल्ले बल्ले थी, कितने अच्छा राजा है, ठीक है। कुछ राजा कैसे होते हैं, केवल कुछ लोगों का विकास करते हैं, कुछ लोगों को मान्यता दे रखी है, बाकी लोगों को नहीं, जैसे मुगल काल में हमारे साथ हुआ, ठीक है। तो राजतंत्र के अपने अलग फायदे और नुकसान है। लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है लोकतंत्र? कि अगर कोई राजा पसंद नहीं आया तो उसे हमें पूरी जिंदगी झेलने की जरूरत नहीं है, 5 साल झेलेंगे फिर हटा देंगे, ठीक है। जैसे केजरीवाल जी की सरकार 5 साल उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, हमने दोबारा चुना, फिर उन्होंने कुछ कुछ काम खराब करे, फिर अब हमने उनको हटा दिया, अब हम रेखा गुप्ता जी को लाए, ठीक है। अब हम देखेंगे ये ठीक ठाक काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फिर इनको हटा देंगे, और ठीक ठीक काम करेंगे तो फिर से इनको बनाएंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? हम पर। राजतंत्र में क्या हो रहा है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। हमसे नहीं पूछा जा रहा है कि हमें कौन सा राजा रखना है, कौन सा नहीं रखना है। राजा भी अपनी मर्जी से काम कर रहा है, राजा की चल रही है, राजा का जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो फायदा किसमें है? सारा की सारा फायदा है हमारा लोकतंत्र में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया लोकतंत्र क्या है। अब आपको समझ में आया इस परिभाषा का मीनिंग, लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, यानी कि जनता चुन रही है अपने नेता को, जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए एक नेता को चुन रही है, ठीक है। इसमें मर्जी किसकी चल रही है? जनता की, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं? देखो यहाँ पर जो आप बोर्ड वाली वीडियो देखते हो, जो भी, जब मैं एक ही वीडियो में पूरा कहानी की तरह समझाती हूँ या अपने उदाहरण से समझाती हूँ, अपने तरीके से समझाती हूँ, तो कई बार आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई बार आपको लगता है कि जब आप किताबी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैडम बता रही थी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके बाद जो मैं हर पार्ट को ऑन द स्क्रीन कराऊंगी, ठीक है, स्क्रीन पर कराऊंगी, लैपटॉप में पढ़ा के जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी तो आप उस पर देख लेना, ठीक है। पहले आप इसको समझ लो, क्योंकि मैं किताब में आपको पढ़ा भी दूँ तो आपको वहाँ से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपको 10th क्लास के लिए नहीं पढ़ना है, आपको हमेशा तक के लिए पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछे लोकतंत्र क्या है तो आप बता पाएँ और आप पूरी जिंदगी अच्छे से अच्छा नेता चुन पाएँ अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि लोकतंत्र, जहाँ जिस देश में लोकतंत्र चल रहा है उस देश की जनता समझदार हो। लोकतंत्र की रक्षा तभी रह सकती है, ठीक है। अगर जनता ही बेवकूफ़ है, जनता को ही समझ नहीं आ रहा कौन सा नेता चुनना है, जनता को चुनाव से पहले बोल दिया जाए भाई 10-10 रुपए की चॉकलेट बटेगी, इस वाले नेता को चुनना है, और आपने 10 रुपए की चॉकलेट के चक्कर में 5 साल का नुकसान कर लिया, गलत नेता को चुन दिया, ठीक है। चॉकलेट तो एक उदाहरण है, पैसे भी बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई बार होता है ऐसा। तो जनता में इतना दिमाग होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए जनता को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में उसको कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। अब हम जानेंगे लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता आपकी बुक में दे रखी है, लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है। आपको समझ में आया? जनता नहीं कराया ना शासकों का चुनाव, अभी मैंने यहाँ पे बताया जनता नहीं चुनाव कराया ना, तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर है, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। आपकी बुक में दूसरे देशों के उदाहरण दे रखे हैं, उनको हम विस्तार से करेंगे जब हम उसको स्क्रीन पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैं सारे नहीं बताऊंगी, पाकिस्तान का दे रखा है और श्रीलंका का भी दे रखा है और बहुत सारी कंट्रीज का दे रखा है, तो वो सारी चीजें हम तभी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें दूसरा विशेषता क्या है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। यानी कि अब ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, किसका? एक एरिया का, आपके शहर का, आपके गांव का, ठीक है। अब क्या है, हम बात कर रहे हैं देश की, भारत देश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत देश की, ठीक है। तो अब भारत देश में 1000 लोग नहीं रहते हैं, भारत देश में कितने लोग रहते हैं?
लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, कितने रहते हैं? 140 करोड़ लोग रहते हैं। अभी जनगणना हो जाएगी अगली साल। ठीक है, 26-27 में कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल लगेंगे जनगणना को कंप्लीट होने में। तो आपको पता चल जाएगी लगभग 140, आप मान के चलें 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। पूरी दुनिया में इतने जनता किसी देश के पास नहीं है जितनी जनता हमारे पास है। ठीक है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं और हम जनसंख्या में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब किसी चीज में तो ज्यादा है ही, तो गर्व करना चाहिए अपने ऊपर। देखो 140 लोग हैं, 140 लोग जिन लोगों को नेता चुनकर भेज रहे हैं, ABCD, मान लो इन्होंने इन नेताओं को चुनकर भेजा है अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने शहरों से। तो अब संसद में कौन लोग बैठे हैं? मैंने संसद पढ़ाई थी ना 8th क्लास में, आपने पढ़ी होगी। तो संसद में कौन लोग बैठे हैं? संसद में बैठे हैं ABCD, है ना। सॉरी, मैंने वीडियो स्टार्ट हुई थी तो तब बोल दिया था कि 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी, 10th क्लास नहीं है 9th क्लास है। ठीक है, तो उसमें कितने लोग बैठे हैं? ABCD, ये लोग बैठे हैं। अब निर्णय कौन लोग लेंगे देश के लिए? जो बड़े मुद्दों पर निर्णय होगा वो कौन लोग लेंगे? ABCD लेंगे। यानी कि जिन लोगों को जनता चुनकर भेज रही है, अंतिम निर्णय कौन लेगा? वही लेंगे। तो हमारे यहाँ अंतिम निर्णय कहाँ लिए जाते हैं? विधानसभाओं में लिए जाते हैं। ठीक है, राज्य जहाँ पूरे राज्य के शहरों के, पूरे राज्य के क्षेत्रों के नेता बैठे होते हैं, वो उसको बोलेंगे विधानसभा, यानी कि राज्य की विधानसभा। ठीक है, दिल्ली की अलग विधानसभा है, बिहार की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, गुजरात की, सारे प्रदेशों की अलग अलग है। ठीक है, तो सारे प्रदेशों के अलग अलग नेता जो हमने चुने हैं ABCD, तो वो लोग नियम कानून बनाएंगे या कोई भी बीमारी के लिए रोकथाम की बात करेंगे, या मतलब उस एरिया के, जिस एरिया के वो नेता हैं, उस एरिया की समस्याओं से रिलेटेड समाधान वो कहाँ ढूंढेंगे? विधानसभा में। ठीक है, और अगर हम बात करें संसद की, यानी कि संसद क्या है? पूरे देश के लिए। उनका काम क्या है? देखो, विधायिका का काम या विधानसभा का काम क्या है? केवल अपने राज्य के लिए नियम बनाना। राज्य की, यानी कि उत्तर प्रदेश की विधायिका है तो उत्तर प्रदेश के लिए नियम बनाएगी। ठीक है, राजस्थान की है तो केवल राजस्थान के बारे में सोचेगी, मध्य प्रदेश की है तो केवल मध्य प्रदेश के बारे में सोचेगी, दिल्ली की है तो दिल्ली के बारे में सोचेगी। पूरे देश से उसका कोई लेना देना नहीं है। और विधानसभा में जो नेता बैठे हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे क्षेत्र के लिए इतने पैसे चाहिए, हमारे क्षेत्र के लिए इतने पैसे चाहिए। ये संसद तो मैंने आपको पढ़ाई है, संसद भी पढ़ाई है और विधायिका भी पढ़ाई है पिछले ही 8th क्लास में, है ना। अब हम बात कर रहे हैं संसद की। संसद में क्या है? पूरे देश के लोग बैठे होंगे, पूरे देश के जो नेता चुने हुए आए हैं अपने अपने क्षेत्र से, वो बैठे हुए हैं और वो अपने देश के लिए निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, तो सबकी जब सहमति होती है, देखो संसद हो या विधायिका हो, उसी तरह से फिर वहां पे भी क्या होता है, सब लोग नियम, जो भी नियम बनाया जाता है उस पर ज्यादा से ज्यादा नेता जब सहमत होते हैं तभी वो नियम पास होता है। ठीक है, उसमें भी कुछ परसेंटेज होता है कि इतने नेताओं की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, या शायद 51% जो नेता हैं उनकी सहमति होनी चाहिए तभी वो नियम बनता है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, यानी कि उन नेताओं के पास होती है जो चुनाव जीत के गए हैं। ठीक है, यानी कि कोई तानाशाही नहीं चलेगी। सारे निर्णय कैसे लिए जाएंगे? जनता के हित में, क्योंकि वो नेता कौन है? जो जनता ने चुने हैं। और ठीक काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हम हटा देंगे। ये ताकत किसके पास है? सॉरी, किसके पास है? ये ताकत है भारत की जनता के पास। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव से क्या मतलब है भाई? स्वतंत्र चुनाव से मतलब है कि जैसे अभी मैंने एक गांव का उदाहरण दिया था जिसमें 1000 लोग रह रहे थे। ठीक है, कितने लोग थे? 1000 लोग थे उसमें। ठीक है, 1000 लोग रह रहे थे। अब इसमें कितने लोग चुनाव के लिए खड़े हुए? A, B और C खड़े हुए थे। अब मान लो जो A है वो दादा है, ठीक है, डाकू टाइप का आदमी है ना। तो ये कह रहा है कि ओए तुम दोनों चुनाव के लिए मत खड़े हो वरना गोली मार दी जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये स्वतंत्र चुनाव नहीं हुआ। लोकतंत्र के लिए कैसा चुनाव होना चाहिए? स्वतंत्र, यानी कि जिसका मन आए वो चुनाव के लिए खड़ा हो सके। ठीक है, वो खुद को नेता बनाने के लिए लोगों से वोट मांगे और लोग उसको स्वतंत्रता से वोट दे सके। कई जगह क्या होता है कि जो नेता थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो क्या करते हैं कि जनता को डरा धमका के अपने में वोट डलवा लेते हैं, या फिर
पहले बैलेट पेपर पर वोट डालती थी, बैलेट पेपर इधर उधर कर देते थे, या अपने बैलेट अपने कोई स्ट्रॉन्ग सा लोग है या डाकू टाइप का कोई नेता है तो वो क्या करता था, चुनाव में अपने ही बैलेट पेपर पर अपने ही वोट डाल लेता था खुद ही। ठीक है, लोग नहीं डाल के आ रहे हैं वोट, वो खुद ही अपनी वोट डाल ले रहा है और खुद ही जीत जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। ठीक है, अब तो भारत में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि जो ईवीएम मशीन है, जिस मशीन में वोट डालते हैं और वो मशीन जमा हो जाती है, ठीक है, और फिर बाद में पता चलता है कि जनता ने किस नेता को चुना है ना। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है ना। तो देखो, हो भी सकता है, हो या ना हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। तो जो चुनाव कराती है, जो लोग चुनाव कराते हैं हमारे देश में, उन्होंने अपने पूरे की पूरे प्रूफ रखे हैं और उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। यानी कि जिस मशीन पर आप बटन दबा के आते हो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और उन पर बिल्कुल की बिल्कुल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। यानी कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता वोट डालने के लिए जनता को मजबूर ना करे, पहली बात। दूसरी बात है कि जब चुनाव हो तो लोग स्वतंत्रता से वोट डाल सकें। ऐसा ना हो कि कोई उनको डरा के धमका के बंदूक की नोक पर उनसे वोट डलवा रहा है कि अगर आपने मेरी वोट नहीं डाली तो आप यहाँ नहीं रह सकते। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही होता है। ठीक है, वहाँ के जो कुछ कट्टरपंथी नेता हैं, कुछ जो मुस्लिम नेता हैं, वो क्या करते हैं कि अगर इस एरिया से मेरे के अलावा किसी और को वोट गई तो तुम सबको मार दूंगा। ठीक है, होता भी है वहाँ, जब भी चुनाव होते हैं वहाँ गोली जरूर चलती है। ठीक है, ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ, मतलब मैं 10-15 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ पश्चिम बंगाल को, वहाँ गोली चलती ही चलती है। ठीक है, तो निष्पक्ष चुनाव वहाँ पे कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चुनाव कैसे होने चाहिए लोकतंत्र के लिए? निष्पक्ष, यानी कि जिसकी मर्जी आए वो नेता बनने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी जाति का है, धर्म का है। दूसरी चीज है कि चुनाव में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए कि बैलेट पेपर चेंज हो गए, ईवीएम मशीन गायब हो गई, कई बार मशीनों को ही गायब कर दे कोई। ठीक है, तो पहले ये सारी चीजें होती थी, क्योंकि जब नया नया देश आज़ाद हुआ था सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत थी, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि घर परिवार चलाने में भी आपको कई साल लग जाते हैं, पता चलता है कि घर परिवार कैसे चलाना है। ठीक है, कैसे अर्निंग आनी है, कौन कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने, आपको उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको देश चलाना हो तो आपको 50-60 साल लग जाते हैं जानने में कि हमें अपना देश कैसे चलाना है। तो अब हमारे देश में बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होते हैं ज़्यादातर जगह पर। एक दो जगह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे एरिया में अभी भी गड़बड़ चल रही है। ठीक है, जैसा मैंने न्यूज़ में देखा है, न्यूज़ में हमेशा दिखाया जाता है जब भी चुनाव होते हैं वहाँ ईवीएम गायब हो गई, ईवीएम को चुरा के ले गए चोर। ठीक है, ऐसा होता है वहाँ पर, दिन दहाड़े वहाँ पर गोली चलती हैं, पोलिंग बूथ पर गोली चल जाती हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है लोकतंत्र में? जो आयोग चुनाव करवा रहा है उसकी है। ठीक है, कि वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे कि इस तरह की दिक्कत ना हो लोगों को, वो आराम से अपना नेता चुन सके निष्पक्ष भाव से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी 4th, एक व्यक्ति एक वोट मोल, यानी कि एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। हमारे देश में तो यही चल रहा है, एक व्यक्ति का एक वोट चल रहा है, लेकिन कुछ देशों में, ठीक है, जैसे हम अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अगर हम यूरोप की बात करें आज से 200 साल पहले, तो उनको भी, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? यानी कि महिला नहीं चुन सकती उनको कौन सा नेता चाहिए। ठीक है, जैसे श्रीलंका में होता है। श्रीलंका में क्या होता है, जो यहाँ से तमिलनाडु से या कर्नाटक से जो लोग वहाँ जॉब करने गए, अब वो वहीं के होकर रह गए हैं, तो वो उनको वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं है। मतलब उन्होंने जन्म श्रीलंका में लिया है, रह रहे हैं श्रीलंका में, कमा रहे हैं श्रीलंका में, टैक्स श्रीलंका को दे रहे हैं, सब कुछ उनका श्रीलंका से है, लेकिन फिर भी वहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही फिजी में है कि वहाँ पर, फिजी में क्या है, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गिलमिटिया जो मजदूर थे, यानी कि एग्रीमेंट पे जो मजदूर फिजी में काम करने के लिए गए। ठीक है, अब फिर कुछ लोग थे वापस आ गए, कुछ लोग वापस नहीं आए, उनको वहीं ठीक लगा। अब कितने साल हो गए उनको, 100-150 साल हो गए वहीं रहते रहते, यानी कि उनके दादा परदादा कभी आए होंगे, तो उन लोगों को इतने साल से वो वहीं रह रहे हैं फिजी में, उसके बाद भी उनको वोट डालने का अधिकार वहाँ पर नहीं है। और कुछ लोगों को है, तो वो कैसा है कि उनकी वोट को कम में काउंट करते हैं, और जो वहाँ के फिजी के जो लोग हैं उनकी वोट को ज़्यादा में काउंट करते हैं। ज़्यादा और कम का मतलब होता है कि मान लो फिजी के एक व्यक्ति की वोट एक काउंट होगी, जबकि जो भारत के मूल के जो लोग हैं उनकी वोट 2 व्यक्तियों की वोट एक में काउंट होगी। ठीक है, तो ऐसा है कुछ देशों में अभी भी। तो ये क्या है, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार है, दूसरे धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, या फिर कुछ जातियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूरोप के देशों में पहले लोकतंत्र था, लेकिन वहाँ क्या क्या व्यवस्था थी कि वोट तो सब डालते थे, लेकिन जो फर्स्ट वर्ग के लोग थे उनकी वोट एक में काउंट होती थी, ठीक है। जो सेकंड स्टेट के लोग थे उनकी वोट का मूल्य कम था, और थर्ड स्टेट की वोट का मूल्य और भी कम था, ठीक है। और थर्ड स्टेट के कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, है ना। ये भी था यूरोप में। बाद में इसमें संशोधन हुआ, क्या हो गया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं केवल वही वोट डाल सकते हैं। उस समय महात्मा गांधी ने ये बात सुनी, तो उन्होंने बोला कि अगर हमारा देश जिस दिन आज़ाद हो जाएगा उस दिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि गरीब वोट नहीं डाल सकता, अनपढ़ वोट नहीं डाल सकता। अपने अपने घर की अलग अलग मजबूरी होती है, नहीं है भाई पढ़ने की सुविधा तो कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता पढ़ने का। आपको हमको मिला है तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके हमारे मम्मी पापा ने फीस भरी है तो हम पढ़ पा रहे हैं। अगर उनके पास फीस देने के पैसे नहीं होते तो हम कहाँ से पढ़ते, पढ़ ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये अपने घर की अलग अलग मजबूरियां होती हैं। तो वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? सबको होना चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, ठीक है। मैंने पिछले जो आपको हिस्ट्री पढ़ाई उसमें मैंने आपको बताया कि 25 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग ही वोट डाल सकते थे, है ना। पढ़े लिखे वोट डाल सकते थे, जिनके पास घर जमीन जायदाद थी बस वही वोट डाल सकते थे, जबकि गरीब लोगों को यूरोप में वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या कहती है? एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र में सबको होना चाहिए, महिलाओं को, पुरुष को, गरीब को, अमीर को, सबको, ठीक है। अलग अलग उदाहरण से एनसीईआरटी में दे रखा है, अभी हम बाद में देखेंगे एनसीईआरटी को। 5 है कानून का राज और अधिकारियों का आदर। कानून का राज से क्या मतलब है? मतलब जो नेता यहाँ पहुंच गया, ठीक है, जो नेता संसद में पहुंच गया, विधायिका में पहुंच गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लोकतंत्र में एक संविधान होता है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। जैसे हमारा भी संविधान है, भारतीय संविधान है, तो हमारे नेता किस चीज को फॉलो करते हैं? उस संविधान को फॉलो करते हैं, ठीक है, उस संविधान के हिसाब से काम करते हैं। वो संविधान नेताओं की शक्ति को नियंत्रित करता है, यानी कि एक दायरा बनाया हुआ है कि आप कोई भी पैसा, देश का कोई भी टैक्स का पैसा जो आप खर्च करोगे उसका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, सारी चीज़ें पारदर्शी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या है? न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सब क्या है? अलग अलग है, ठीक है। ये सब क्या है? अलग अलग है। कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे विधायिका के काम में जैसे न्याय व्यवस्था के काम में सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि किसी भी जज पर ये दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप ऐसे फैसला सुनाओ, ठीक है। ये सरकार नहीं बताएगी, ये कौन बताएगा? संविधान बताएगा कि किस आदमी की क्या सजा है ना। तो सरकार के दबाव में कोई भी जज काम नहीं करता है, क्योंकि जज का क्या है? स्वतंत्र हिसाब किताब बना रखा है भारत में कि जज चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कोई और नेता है, सबके लिए रूल क्या है? बराबर है। न्याय व्यवस्था सबके लिए कैसी होगी? एक जैसी होगी, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए कैसी होगी? एक जैसी होगी। तो जो संविधान है उसमें उसकी जो मूल संरचना है उसमें फेरबदल नहीं कर सकता कौन? नेता, ठीक है। जैसे ऐसा हुआ है भारत में, एक बार हो चुका है ऐसा कि जो भारत की मूल संरचना है उसमें परिवर्तन करा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? न्यायालय के बहुत सारे अधिकार छीन लिए थे, ठीक है। क्या कर लिए थे? छीन लिए थे कि न्यायालय किसके अधीन काम करेगा? न्यायालय अधीन करेगा सरकार के, ठीक है। यानी कि सरकार जैसे कहेगी न्यायालय वैसे काम करेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बाद में जैसे ही उनकी सरकार हटी, ठीक है, क्योंकि जनता को उनकी काम पसंद नहीं आए, तो फिर उन्होंने क्या किया था? जब वोट डली तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके पद से हटा दिया गया और फिर बीजेपी की सरकार आई, और बीजेपी की सरकार ने उन्होंने जो भी नियम बनाए थे इंदिरा गांधी जी ने, वो सारे नियम खत्म कर दिए, क्योंकि उससे क्या था? लोकतंत्र को खतरा था। इंदिरा गांधी जी ने एक नियम ये भी बनाया था कि ये जो चुनाव 5 साल के लिए होते हैं वो 5 साल के लिए ना होकर 6 साल के लिए होंगे, ठीक है। तो वो एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता। जैसे अमेरिका में तो हर 4 साल में चुनाव होते हैं, वहाँ और भी सही है। कोई नेता पसंद नहीं आया, 4 साल बाद चेंज, हमारे यहाँ 5 साल बाद चेंज। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? 6 साल बाद चेंज होगा। तो फिर उसको PV नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उन्होंने इन सब अधिनियम को हटा दिया था जब बीजेपी की सरकार आई थी, ठीक है। अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, बीजेपी से ये है वो है। तो इंदिरा गांधी जी के समय में
बहुत सारे काम ऐसे हुए जो लोकतंत्र के लिए वाकई में खतरा थे। इमरजेंसी जो लगाई थी वो लोकतंत्र के लिए खतरा ही था। मतलब कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता वो क्या करती थी, उसको जेल में बंद कर देती थी। कोई भी राज्य की सरकार उनकी बात नहीं मानती थी, जैसा वो बोल रही है वैसा नहीं करती थी, तो वो उसको जेल में बंद कर देती थी। ठीक है, वहाँ की सरकार को नष्ट कर देती थी, वहाँ पर इमरजेंसी लगा देती थी। तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई। ठीक है, बाद में उनको सुधार लिया गया। अगर हमारा देश लोकतंत्र नहीं होता तो कौन सी परंपरा शुरू हो जाती जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चलाई थी, वो वाली। ठीक है, लोकतंत्र है इसलिए बाद में चेंज कर दिया गया इन सारी चीजों को, है ना। और फिर से लोकतंत्र को मजबूत बना दिया गया। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी उस समय इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने बोला था कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते, और बहुत सारी प्रेस जब्त भी की गई थी। ठीक है, तो लोकतंत्र को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक अच्छी शासिका नहीं थी, बहुत अच्छी शासिका थी, मैं फैन हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि हमारे भारत देश के लिए जो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे या तो इंदिरा गांधी जी रही या नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये दोनों नेता मेरे को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ये दोनों नेता अपने लिए नहीं देश के लिए कुछ कर रहे थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी का तरीका जो लास्ट के 2 साल रहे, ठीक है, जो लास्ट के 2 साल रहे उनमें थोड़ा सा गड़बड़ था लास्ट के 2 सालों में। ठीक है, इमरजेंसी लगाना, न्यायालय के अधिकार छीन लेना, जनता के अधिकार छीन लेना, वोट डालने का वो बात और बढ़ा देना टाइम, तो ये सारी चीजें गड़बड़ थी। तो लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है कि कानून का राज यानी कि संविधान का राज होना चाहिए, और नेता को क्या करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, और नेता को कैसे चलना चाहिए, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं है कि आज तुम प्रधानमंत्री बन गए हो, कल तुमने सारे नियम बदल दिए कि आज के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, हम हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे, और हमारे बाद हमारा बेटा रहेगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। संविधान का मतलब है हर 5 साल में चुनाव कराओ, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराओ, चुनाव में जो मर्जी वो आदमी खड़ा हो सके। ठीक है, फिर क्या करना है कि जो संविधान बनाया गया है सबके लिए, पूरे भारत के लिए, उसको आपको भी फॉलो करना है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है फेर बदल कर आप उसकी मूल संरचना को चेंज कर दो। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि कानून का राज का मतलब है कि जो कानून संविधान में है उनका न केवल जनता पालन करे बल्कि उनका नेता भी पालन करें, जो जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। नेक्स्ट है अधिकारों का आदर। ठीक है, वही है कि उनको जो अधिकार मिले हैं, जो सीमित अधिकार मिले। लोकतंत्र में असीमित अधिकार नहीं होते नेता के पास, असीमित अधिकार होते हैं जनता के पास, और लोकतंत्र में नेताओं के पास कैसे होते हैं, सीमित अधिकार। ठीक है, बस इतने ही अधिकार है, इस कुर्सी पर रहकर तुम 5 साल काम करोगे, जनता के लिए अच्छा काम करोगे। अगर जनता की भलाई के लिए तुमने काम नहीं किया तो तुम पर महाअभियोग लगाया जाएगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी लगता है, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, न्यायाधीश के पर भी लगता है। जैसे अगर न्यायाधीश कोई अपनी मनमानी कर रहा है, पैसे लेकर न्याय कर रहा है, और जांच में ये साबित हो जाएगी ये पैसे लेकर न्याय व्यवस्था चला रहा है, तो उस पर क्या होगा, उस पर महाअभियोग लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र के कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, मैं बोर्ड को दोबारा लिख लेती हूँ। तो हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है, और हमने जाना कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र के में कौन कौन से तर्क सही हैं, या फिर लोकतंत्र के लाभ क्या हैं, और हम जानेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कौन कौन से हैं, या तो लोकतंत्र की हानियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में पहले हानियां दे रखी हैं, यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दे रखे हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। विशेषता आपको पता ही है लोकतंत्र की कौन कौन सी, अभी मैंने आपको बताई है। तो पहला है, लोकतंत्र में शासन में अस्थिरता होती है। अस्थिरता का मतलब होता है कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद नए नेता आते हैं, और हर 5 साल में जो भी नया नेता आ रहा है वो क्या करेगा, अपने सिरे से, नए सिरे से शासन व्यवस्था चलाएगा। ठीक है, जो पुराने नेता ने योजना चला रखी थी उन पर वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका तो नाम होने वाला है नहीं, वो तो पुराने वाले नेता का नाम होएगा कि भाई ये योजना तो ये लेके आया था। तो वो क्या करता है, हर 5 साल में अपनी अलग योजना चलाता है। तो इससे क्या होता है, इससे देश के लिए अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, तो एक ये वाला नुकसान है इसका लोकतंत्र का। दूसरा है, लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, यानी कि पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं। ठीक है, आप देखते होंगे न्यूज़ में कभी कभी डिबेट होती है, आपस में गाली गलौज चलती रहती है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के सही काम में भी टांग अड़ाते हैं, ताकि जनता के सामने वो ये प्रूव कर सके कि हम ज़्यादा अच्छी पार्टी हैं, अगली बार हमें वोट देना। ठीक है, और ये लगभग सभी पार्टियां करती हैं।
अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती हैं और उसके बीच में उनकी आपस में टकराव भी होते रहते हैं राजनीतिक पार्टियों के। ठीक है, किस चक्कर में कि हम जनता के सामने अच्छा बन सकें, हम जनता के सामने एक अच्छे नेता बन सकें या हम अच्छे नेता दिख सकें ताकि आगे वोट हमको मिले और हम ही सत्ता में आए। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सही फैसले में देरी। अब देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि बहुत सारे नेता चुने जाते हैं। अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो क्या होता है, विधानसभा होती है ना। और अगर हम उसके स्तर, देश के स्तर पर देखें, ठीक है, पूरे देश के लिए देखें तो संसद होती है। अब कोई भी हमें कानून बनाना है तो पहले संसद में आएगा, ठीक है, प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगी कई सारे दिन, फिर चर्चा के बाद फिर फैसला लिया जाएगा, फिर फैसले पे मोहर लगेगी, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होके आएगा, फिर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होंगे। कोई भी कानून बनाने से पहले क्या होगा, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होंगे। अगर राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर नहीं किए, उनको लगा कि हाँ भाई ये सत्ता पक्ष वालों ने कुछ गड़बड़ घोटाला कराया कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, दोबारा आप इस कानून में संशोधन करो, तो क्या होगा, फिर दोबारा आएगा लोकसभा में, फिर संशोधन होगा, फिर राज्यसभा में जाएंगे, फिर वो लोग पास करेंगे, फिर बाद में फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा है, इसमें कई सारे महीने लग जाते हैं। ठीक है, इतना सिंपल नहीं है जितना मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में कि कोई बिल आया, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति जी के पास गया, तो इस पूरे प्रोसेस में कई महीने लग जाते हैं। कई फैसले जैसे जल्दी के होते हैं तो जल्दी नहीं लिए जाते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध था, ठीक है, युद्ध हुआ अभी, और तो जो घटना हुई थी पहलगांव की, उसके काफ़ी दिन बाद ये युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा देश कैसा है, लोकतंत्र है। पहले सारे नेता आपस में बैठे, सलाह करी कि भाई क्या करना चाहिए। ऐसे तो पाकिस्तान के हौसले बुलंद रहेंगे, वो तो बार बार हम पर हमला करते रहेंगे, बार बार लोगों को मारते रहेंगे, कहीं भी मार देंगे। ठीक है, आज पहलगांव में मारा है, कल को दिल्ली में आके मारेंगे, परसों बुलंदशहर में चले जाएंगे, और उससे आगे फिर पटना में चले जाएंगे। मतलब वो तो कहीं भी जा के मार सकते हैं। तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो मीटिंग हुई कई सारे दिन, 5-6 दिन मीटिंग चली। फिर बाद में सेना के अध्यक्षों को बुलाया गया, उनको बोला गया कि अब तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। ठीक है, हमारी तरफ से छुट्टी। तो फिर सेना की मीटिंग हुई आपस में, तीनों सेना, जो थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, वो सारी तीनों सेना हमारी मिली, बात करी बैठ के, और उन्होंने डिस्कस करा कि कौन सा कहाँ कैसे कैसे मोर्चा संभालेगा और कैसे हम 2-3 दिन में ही पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर लेंगे। और बिल्कुल वैसी ही प्लानिंग हुई और प्लानिंग सक्सेसफुल भी हुई। इधर वायु सेना ने स्ट्राइक करी, बम गिराए, उधर से हमारी थल सेना तैयार थी, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, ठीक है, राजस्थान में, बिल्कुल बॉर्डर पे लगी हुई थी। उन्होंने मोर्चा संभाला। पानी में मोर्चा किसने संभाला, अरब सागर में मोर्चा किसने संभाला, हमारी जल सेना ने। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल वहाँ पर उसकी सीमा पर अपने जहाज खड़े कर दिए कि अगर कुछ भी ज़्यादा दिक्कत हुई तो इधर से हम उड़ाएंगे, ऊपर से वायुसेना उड़ाएगी और नीचे से थल सेना उड़ा देगी। ठीक है, तो अगर ये युद्ध पाकिस्तान नहीं कहता कि प्लीज़ इस युद्ध को रोको, ठीक है, तो और 8 दिन में पूरा गाजा पट्टी की तरह समतल हो जाता पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान की मैं इस चीज़ में तारीफ़ करूँगी कि उसको टाइम रहते अकल आ गई और उन्होंने हमारे यहाँ फ़ोन किया, फ़ोन करके युद्ध को बंद करवा दिया। ठीक है, तो उसमें हमारा भी फ़ायदा हुआ। ठीक है, बेकार की जब दिवाली ख़त्म हो गई तो बेकार की बम धमाके छोड़ने का क्या मतलब है ना। और दूसरी वाली पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पहले से ही नंगे भूखे हैं, उनका क्या बिगड़ेगा। ठीक है, उनके घर ही 1-2 लाख के बने हुए हैं, कोई करोड़ों की बिल्डिंग थोड़ी बनी हुई है जिन पर बम गिराएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे और उनका बहुत नुकसान होगा। उनको कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं गंवाने के लिए, है ना। तो उससे जितने की उनकी बिल्डिंग नहीं है, उससे ज़्यादा की तो हमारे बम धमाके खर्च हो जाएंगे। तो फायदा दोनों का है, हमारा भी फायदा है। हम उन बम धमाकों को संभाल के रख लेंगे, बाद में कोई बदतमीजी करेगा उसके ऊपर गिरा देंगे, है ना। तो इसमें फ़ायदा दोनों का हुआ। भारत का भी फायदा है कि बम धमाके जो है वो बच गए। ठीक है, अब आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लगा लेंगे इनको। तो आपको समझ में आया कि जो लोकतंत्र है इसमें क्या बुराई है, इसमें निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ समय लग जाता है, लेकिन इसके भी अपने अलग फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं कि समय लगा, ठीक है, सारे लोगों से चर्चा हुई, समय लगा, 15 दिन लगे, 15-20 दिन लगे, लेकिन सॉलिड काम हुआ। ठीक है, जल्दबाजी में कई बार काम गड़बड़ हो जाता है। अगर हमारा देश राजतंत्र होता, ठीक है, और अमित शाह जी उसके प्रधानमंत्री होते या राष्ट्रपति होते, तो वो क्या करते, आज पहलगाम पे हमला हुआ है, कल को पाकिस्तान में हमला, बात बराबर। ठीक है, ये होता। बहुत गर्म दल के नेता हैं अमित शाह जी, और उनकी देखरेख में हमारे देश की अच्छे से रक्षा हो रही है। तो जो लोकतंत्र है उसमें जो फैसले हैं वो धीरे धीरे लिए जाते हैं,
ठीक है, देर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक प्रोसेस है। जबकि राजतंत्र में क्या है, जो लोग जो सत्ता में है, जो शासन कर रहा है राजा, वो 1 मिनट में बोलेगा अटैक, तो अटैक जाके उड़ा देंगे, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लोकतंत्र में सही फैसले में देरी, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इसमें चुनाव में अधिक खर्च और भ्रष्टाचार। देखो, चुनाव में बहुत खर्च होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, ये चीज मैं भी खुद भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हर 6 महीने में, 1 साल में एक बार तो चुनाव देखने को मिलते हैं। कभी नगर पालिका के चल रहे हैं, कभी ग्राम पंचायत के चल रहे हैं, कभी एमपीज के चल रहे हैं, कभी एमएलए के चल रहे हैं, कभी किसी के चल रहे हैं। मतलब चुनाव चलता ही सही रहता है। कोई साल जाता है जिसमें चुनाव नहीं होता, चुनाव चलते ही रहते हैं। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चुनाव हर जगह चलते रहते हैं पूरे भारत में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। वैसे बहुत सारी चीज़ों पर ये जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे देश की जो संसद है काम कर रही है, बहुत सारी चुनावों को मिक्स कर दिया गया है। जैसे पहले ग्राम पंचायत में क्या होता था, बीडीसी का चुनाव अलग होता था, प्रधान का चुनाव अलग होता था। अब क्या किया है, एक ही बैलेट पेपर मिलता है, मतलब अब तो ईवीएम होती है, सॉरी बैलेट पेपर नहीं होता है, ईवीएम होती है। एक ही वहाँ पर ईवीएम में आपको चूज करना पड़ता है कि आपको वार्ड मेंबर कौन सा चाहिए। ठीक है, फिर आपको चूज करना पड़ता है आपको प्रधान कौन सा चाहिए, फिर आपको चूज करना पड़ता है कि आपको बीडीसी कौन चाहिए। तो 3 चुनाव एक बार में निपट जाते हैं। मतलब 3 नेताओं का चयन, अपने क्षेत्र के 3 नेताओं का चयन आप एक ही बार में निपटा लेते हैं। इसी तरह से कोशिश की जा रही है कि विधानसभा और ये संसद वगैरह, मतलब जितने भी चुनाव हैं, ये जो जाल सा बुना हुआ है, इसको एक बार में खत्म कर दिया जाए, ताकि क्या हो, एक बार में अगर चुनाव खत्म हो जाएंगे तो काफी खर्च बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे खर्च क्या होता है चुनाव में। चुनाव में खर्च ये होता है, जो सिक्योरिटी लगती है वो भी तो अपने पैसे चार्ज करती है। ठीक है, जो टीचरों की ड्यूटी लगती है, टीचरों की ड्यूटी होती है मेन उसमें। ठीक है, जो वोट डलवाने वाले होते हैं, तो जो टीचरों की ड्यूटी होती है उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। एक दिन का 2000 2,500 उनका खर्चा रहता है एक टीचर का। ठीक है, लगभग 2000 रुपये उनको देने पड़ते हैं सरकार को कि भाई तुमने चुनाव में ड्यूटी दी है। क्योंकि वो जो ड्यूटी होती है वो 48 घंटे की होती है, 24 घंटे की नहीं होती, 48 घंटे की ड्यूटी होती है, और उसमें 2000 रुपये मिलते हैं उन एक टीचर को। तो यानी कि एक अगर स्कूल में चुनाव हो तो लगभग 40-50 टीचरों की ड्यूटी होती है। आप सोचो 2-2 हज़ार से उनका एक दिन का ही कितना खर्चा बैठ गया, ऊपर से फिर सिक्योरिटी का, ऊपर से फिर ट्रांसपोर्ट का, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, और ये जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं, ये किसकी जेब से खर्च हो रहे हैं? हमारी और आपकी जेब से, क्योंकि टैक्स तो हम ही भर रहे हैं ना। सरकार अपनी जेब से खर्च नहीं कर रही, सरकार कहाँ से खर्च कर रही है? हमारे ही टैक्स को हमारे ऊपर खर्च कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। देखो, भ्रष्टाचार होता है, हर चीज में भ्रष्टाचार होता है। और लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का ये भी है कि कोई भी नेता जो खड़ा हो रहा है, अब वो अपने पैसे खर्च कर रहा है चुनाव जीतने के लिए, तो सबसे पहले वो कुर्सी पे बैठकर उन पैसों को वसूल करेगा। छोटे से छोटा चुनाव भी 1-1.5 लाख का होता है, जो गांव के प्रधान का होता है ना, वो भी 1-1.5 लाख रुपए में चुनाव लड़ा जाता है। अब चुनाव में क्या पैसे खर्च होते हैं, जो पर्चे छप रहे हैं, जो घर घर वो वोट मांगने आ रहे हैं, भाई वो भी तो कुछ खाएंगे पियेंगे। तो रोज पार्टी होती है, जो लोग कैंडिडेट खड़े होते हैं वो अपने यहाँ कभी कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कभी दारू बांट रहे हैं, कभी मुर्गा बांट रहे हैं, कभी कुछ बांट रहे हैं। जो मिठाई खाने वाले हैं उनको मिठाई खिलाई जा रही है, तो खूब खर्चा होता है। ठीक है, अब बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं एमपी वगैरह एमएलए वगैरह के होते हैं, तो इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जनता के ऊपर। जो रैलियां निकाली जा रही हैं, जो रोड शो हो रहे हैं, उनमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि जो भीड़ आ रही है उसको कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ता है। ठीक है, फिर जो गाड़ी वगैरह चल रही है उनमें डीजल भी तो डलेगा, पानी से थोड़ी चल रही है वो, तो वो सारा खर्चा होता है। और आधी आधी कहूँ या 10-20% भीड़ हर चुनाव में आम जनता नहीं होती है, नेता खरीद के लाते हैं, जो नारे लगाते हैं नेताजी की जय, नेताजी की जय। वो जो नारे लगाने वाले होते हैं वो ज्यादातर पैसे में खरीद के आए हुए होते हैं। ठीक है, उनका पर डे का 1000-2000 रुपये होता है। ठीक है, ऐसे कोई पागल थोड़ी है कि सुबह शाम तक तुम्हारे नारे लगा रहा है फ्री में। तो इसमें क्या होता है कि जब नेता गद्दी पर बैठता है तो वो सोचता है कि चुनाव में मैंने 1 लाख 2 लाख जो भी मैंने खर्च करा है, पहले मैं उसे वसूल करूंगा। ठीक है, सेवा करूंगा बाद में, पहले अपनी वसूली। तो भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, और भ्रष्टाचार तो फिर राजतंत्र में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है राजतंत्र में? कि अगर कोई भ्रष्ट मंत्री है, ठीक है, पहले राजाओं में देखा गया ऐसे कि कोई जो भ्रष्ट मंत्री होते थे, कोई भ्रष्ट शासक ही है, वो क्या कर रहा है, अपने खजाने भर रहा है। जैसे मुगल शासन में क्या हुआ, जो भी टैक्स आ रहा था, लाल किला बनवा लिया, ताजमहल बनवा लिया, ये बनवा लिया, वो बनवा लिया, ये भी तो एक भ्रष्टाचारी था। जनता का पैसा था, तुम महल पे महल बनवाए जा रहे हो, भाई एक महल बनवा लो वो बहुत है। ठीक है, महल पे महल बनवाए जा रहे हो जनता के पैसा से। हॉस्पिटल भी तो बनाए जा सकते थे इस जनता के पैसा से, स्कूल कॉलेज कुछ भी तो बनाया जा सकता था, रोड भी तो बनाई जा सकती थी, तो वो तो कुछ करा नहीं। मुगलों ने क्या किया, अपनी इमारत बनवा ली बड़ी बड़ी। अब तुम देख लो, उन्हें 10-10 रुपये लगते हैं उन्हें देखने के। ठीक है, टिकट लगती है ना, 10-20 रुपये लगती है मेरे हिसाब से, तो वो लगते हैं पैसे। तो भ्रष्टाचार
होता है लोकतंत्र में, मैं मानती हूँ, लेकिन राजतंत्र में इससे ज़्यादा हो सकता है। और लोकतंत्र में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो अगले 5 साल में उसको हटा सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो तुम कुछ नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो जेल में बंद कर देंगे या फांसी पे चढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि चाइना में ऐसा होता है। अगर सरकार के खिलाफ कोई भी आदमी बोलेगा, ठीक है, प्रेस भी बोलेगी, तो क्या होगा, उसकी प्रेस बंद कर देंगे। तो यही होता है चीन में, सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। और कोरिया में चले जाओ, ठीक है, कोरिया में क्या हो रहा है कि अगर तुमने किंग जोंग के खिलाफ कुछ भी गलत बोल दिया तो सजा कुछ और नहीं है, मृत्युदंड है। और ना केवल तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी, ठीक है, इतना कड़ा शासन है वहां पर। तो वो क्या है, राजतंत्र है। आप वो क्या है, राजतंत्र है। तो उसमें आप राजा की बुराई कर ही नहीं सकते, आप राजा की निंदा कर ही नहीं सकते, आप अपने नेता के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। उससे अच्छा तो लोकतंत्र है, कम से कम कोई बुरा कर रहा है तो आप आवाज तो उठा सकते हो कि भाई ये गलत कर रहा है हमारे खिलाफ, आगे से हम इसको वोट नहीं देंगे और इसको गद्दी पे से उतारो। कई बार तो कोई गलत शासन कर रहा होता है तो उससे इस्तीफा तक मांग लिया जाता है और उसको मजबूर कर दिया जाता है कि इस्तीफा दो, हमें तुम्हारा शासन नहीं चाहिए क्योंकि तुम बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है, कई बार अयोग्य जनता सही फैसले नहीं ले पाती। अयोग्य जनता का मतलब है कि जनता को पता ही नहीं है, लालची जनता है। आजकल वैसे ज्यादा ही लालची जनता है, नेता भ्रष्ट नहीं है, जनता भी भ्रष्ट है। जो ज्यादा सुविधा देगा उसको वोट डाल देंगे, ठीक है। जो बिजली पानी फ्री दे रहा है वोट उसको देंगे, जो 2-2 हज़ार रुपए बांट रहा है उसको वोट देंगे, ठीक है। जो और हमारे फायदे की जो बात कर रहा है हम उसको वोट देंगे। लोकतंत्र में ऐसी जनता होती है, ठीक है। तो कुछ अशिक्षित लोग होते हैं जो थोड़े बहुत बहकावे में ही आ जाते हैं लोगों के, उनको पता ही नहीं है कि थोड़े से लालच में ही वोट डाल देते हैं और गलत नेता को चुनते हैं। और होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं होता, होता है। दिल्ली में भी हुआ था, लालच की वजह से ही पिछली बार वोट दी जनता ने और परिणाम देखा कि क्या हुआ दिल्ली का, ठीक है। क्योंकि उनको लगा था फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि फ्री मिल तो जाएगा आज, उसकी भरपाई कहाँ से होगी। आम आदमी पार्टी अपने घर से पैसे नहीं देगी, जो तुम्हें फ्री में बिजली मिल रही है उसके पैसे तुमसे ही लिए जाएंगे, इनडायरेक्ट तरीके से लिए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी व्यवस्था खराब हो गई है दिल्ली में, अब बीजेपी उसको संभालने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आपने वितर्क देखा, क्या क्या देखे, आपने तर्क के खिलाफ चीजें देखी, कौन कौन सी चीजें खिलाफ थी कि लोकतंत्र में अस्थिरता रहती है, हर 5 साल बाद राजा मतलब शासक चेंज होता है तो क्या होता है, बहुत सारी अस्थिरता आती है। जो पुराने वाले ने नियम कानून चला रखे थे उनको खत्म कर दिया जाता है, फिर नया वाला अपने सिरे से चलाता है। दूसरा हमने देखा लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, बिल्कुल सही है, होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लोकतंत्र में फैसले में देरी होती है, हाँ 2-3 महीने लगना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता ही है ये, ठीक है। कोई भी नियम वगैरह बनेंगे तो 5-6 महीने लगते हैं, प्रोसेस ऐसे ही है। नेक्स्ट है चुनाव में अधिक खर्चा और भ्रष्टाचार बिल्कुल होता है, कई बार जनता अयोग्य होती है और ऐसा करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके लाभ क्या है, लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हैं। पहला है लोकतंत्र में शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, यानी कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है देश में तो जवाब कौन देगा, सरकार देगी, ठीक है। जो आंदोलन होते हैं वो क्या है, वो एक तरह से जवाबदेही है सरकार की कि भाई तुम्हारे राज्य में बिजली क्यों नहीं आ रही, ठीक है। कई लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे एरिया में सफाई नहीं हुई, तो किसकी जवाबदेही है, जवाबदेही उस सरकार की है कि भाई हमने जब तुम्हें वोट दी, ठीक है, तुम्हें हमने नेता बनाया, किस लिए बनाया, हमारा एरिया बिल्कुल गंदा पड़ा है, पानी नहीं है, यहाँ पर सफाई नहीं है, यहाँ पर मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, हमें कौन देखेगा, ठीक है। तो जवाबदेही किसकी बनती है, सरकार की बनती है। जैसे एक उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है कि जब चाइना आज़ाद हुआ उस समय पर क्या है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ठीक है, एक ही पार्टी की सरकार है, वहाँ पर ऐसा लोकतंत्र नहीं चलता कि बहुत सारी पार्टियां और कभी कोई सी पार्टी की सरकार कभी कोई सी पार्टी की सरकार, ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोकतंत्र तो है पर बहुत सीमित वाला लोकतंत्र है, ठीक है, बहुत संकुचित लोकतंत्र है जिसमें जनता को बहुत कम अधिकार मिले हुए, ठीक है, मुकाबले भारत के। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब वहाँ पर अकाल पड़ा तो वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग मर गए। जब वैसा ही अकाल भारत में पड़ा तो बहुत कम लोग मरे, क्यों, क्योंकि यहाँ की सरकार को चिंता थी कि अगर लोग ज्यादा मरे और हमने लोगों की हेल्प नहीं करी तो लोग क्या करेंगे, हमसे खिलाफ हो जाएंगे, बाद में हमें वोट नहीं देंगे। चीन की सरकार को ये चिंता थी नहीं, उन्हें पता है कि हमारी पार्टी ही है और हम ही आगे भी शासन करेंगे, जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। अभी देखो पीछे ही कोरोना हुआ, ठीक है, तो सरकार की जवाबदेही थी इसमें कि अगर जनता ज्यादा बन गई तो मर गई तो हमसे सवाल पूछे जाएंगे कि सरकार क्या कर रही थी। तो सरकार ने क्या करा, दुनिया के किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिला जैसा भारत में देखने को मिला, ठीक है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि फ्री में राशन बांटा,
ठीक है, सरकार ने फ्री में राशन बांटा कि जो मजदूर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, वो भूखे ना मर जाएं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था उस समय। ठीक है, काम धंधा था नहीं, अब घर में रहोगे तो कुछ तो खाने को चाहिए ना, तो फ्री में राशन बांटा, फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध कराई, ठीक है, फ्री में चिकित्सा दी लोगों को, फ्री में इलाज दिया। तो सरकार ने काफ़ी कोशिश करी अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोरोना को, पर महामारी तो महामारी होती है, काफ़ी लोग मारे गए उसमें, पर फिर भी हमारे यहाँ की सरकार ने काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करी, अपेक्षा चाइना के। चाइना में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और ऐसा सुनने में आया है कि 2-3 करोड़ लोग वहाँ पर मर गए हैं चाइना में। ठीक है, और हमारे देश के आंकड़े भारत सरकार 5 लाख बता रही है, और WHO लगभग 25 लाख बता रही है। ठीक है, तो अगर आप 25 लाख भी मान लो, ठीक है, वैसे तो हम भारत सरकार की बात मानेंगे, भारत सरकार 5 लाख आंकड़े बता रही है, WHO बता रही है 25 लाख, मान लो 25 लाख लोग ही मर गए, और चाइना के मुकाबले तो बहुत कम मरे, वहाँ तो 2-3 करोड़ लोग मर गए। ठीक है, पाकिस्तान में और भी ज़्यादा लोग मर गए जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ की काफ़ी सारी जनसंख्या मर गई है कोरोना में, क्योंकि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार को पता होता है अगर मुसीबत में हमने जनता का साथ नहीं दिया, बाढ़ आई, अगर जनता को राहत बचाव का काम के लिए, अगर जनता के लिए राहत बचाव का काम नहीं किया, टीम नहीं गई जनता को बचाने के लिए, उन भूखे लोगों को खाना देने के लिए, साफ सफाई के लिए, तो क्या होगा, आगे को वो हमें नहीं चुनेंगे। ठीक है, मान लो सूखा पड़ गई, अगर किसानों की हमने मदद नहीं करी, पैसे नहीं दिए, उनको राहत सामग्री नहीं दी, उनका लोन माफ नहीं किया, तो क्या होगा, आगे वो हमको नहीं बैठाएंगे, है ना, क्योंकि जनता तो सवाल पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, आपने तो हमारी हेल्प नहीं करी। तो दूसरी पार्टी तुरंत कहेगी आप हमें बनाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो पार्टियों में आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है, तो जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम होता है, इसलिए लोकतंत्र अच्छा है। दूसरा है, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। बेहतर निर्णय कैसे लेने की संभावना होती है, अब जैसे राजतंत्र है तो डिक्टेटर के मन में जो आएगा वो करेगा, उसका मन आया सुबह को पड़ोसी देश को फोड़ना है, युद्ध करना है, वो वहाँ युद्ध करने पहुंच जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है, ऐसे हो नहीं सकता। जैसे मैंने अभी पहलगांव का उदाहरण दिया, पहलगांव वाली घटना हुई, लोगों को आक्रोश था, लोगों को लग रहा था कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, ये तो नहीं चलेगा, हर 1-2 साल में वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कभी जवानों के ऊपर, कभी अब की तो हद हो गई, बिल्कुल नागरिकों के ऊपर ही हमला करा और निर्मम लोगों को मारा और धर्म पूछ के मारा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हुई, लोगों को लग रहा था कि भाई अब हमें सबक सिखाना है, तो मीटिंग हुई, देर लगी, है ना, 15-20 दिन लगे युद्ध करने में, लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छे से हुई, बिल्कुल सटीक। एक भी मोर्चे पर हमने अपने मुंह की नहीं खाई, जबकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे के आए, है ना। और पाकिस्तान के इतिहास में, अगर पाकिस्तान में थोड़े समझदार लोग हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। ठीक है, इस जो हमारे आतंकियों ने जो हमारे लोग मारे थे, उसकी तुलना में उनके बहुत ज़्यादा लोग भी मारे गए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। ठीक है, जबकि भारत के कुछ बम धमाके दिवाली वाले वो जल गए, बस उतना ही नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, क्योंकि सबको बुलाया जाता है, बैठकें होती हैं, सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। निर्णय देर से लिए जाते हैं क्योंकि सबकी बैठक हो रही है। ठीक है, संसद बुलाई जा रही है, लोकसभा में चर्चा हो रही है, राज्यसभा में चर्चा हो रही है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जी से भी पूछा जा रहा है, तो निर्णय लेने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन निर्णय बेहतर लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, निर्णय लोकसभा वालों ने ले लिया और पास कर दिया कि हाँ भाई ये नियम सही है, ठीक है, जनता के लिए ये सुविधा दी जानी चाहिए, या फिर इतना टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, मान लो टैक्स लगाने की बात आई कि हाँ जनता की खाने पीने की चीज़ों पे इतने % टैक्स होना चाहिए, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा वाले मना कर देंगे, नहीं इतना टैक्स तुम लोगे तो गरीब आदमी तो मर जाएगा, वो कहाँ से इतना टैक्स देगा, तो वो तो खाएगा पिएगा क्या, इतना टैक्स लोगे। तो राज्यसभा वालों ने मना कर दिया कि भाई इसमें संशोधन करके दो। अब वो क्या करेंगे, उस टैक्स को आधा कर देंगे। ठीक है, कि चलो पहले 20% था, अब हम 10% ले रहे हैं या 5% ले रहे हैं। ठीक है, फिर दोबारा राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा वाले लोग कहेंगे हाँ भाई ठीक है 5% तो अब सब लोग दे सकते हैं, इतना तो चाहिए भी कि देश का विकास होगा, तो कहाँ से होगा, टैक्स तो देना पड़ेगा जनता को। तो ठीक है, 5% या 10% पे मंजूरी हो गई, राष्ट्रपति के पास गए, उनका मन है सिग्नेचर करेंगे, नहीं उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वो क्या कहेंगी कि भाई दोबारा विचार कर लो, गरीब आदमी है कैसे देंगे इतने पैसे। ठीक है, 1-8% और गुंजाइश कर लो, क्योंकि अमीर लोग तो दे देंगे, गरीब लोग कहाँ से देंगे। तो फिर और गुंजाइश करने के लिए बोला ठीक है भाई 4% ले लेते हैं, अब 4% से कम मत करना।
4% में बात हो गई। तो निर्णय कैसे लिए जाते हैं, बेहतर लिए जाते हैं, सबकी पसंद के लिए जाते हैं, सबकी जरूरतों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमीरों के हिसाब से टैक्स लगा दिया या फिर गरीबों को कोई सुविधा नहीं दी गई। फैसले जो लिए जाएंगे वो सबके मर्जी के लिए जाएंगे, क्योंकि सब लोग बैठकर बात कर सकते हैं। अगर सरकार कुछ भी गलत करेगी तो मीडिया वाले क्वेश्चन करेंगे कि भाई सरकार ऐसे गलत क्यों कर रही है, इतना टैक्स क्यों लगा रही है, इतना टैक्स कहाँ से देगी जनता। ठीक है, इतनी आमदनी नहीं है, इतना टैक्स ले लेगी तो लोग तो मर जाएंगे भूखे ही। तो उसमें सबकी जवाबदेही, सभी नेताओं की जवाबदेही बनती है। दूसरी बात, उसमें बहुत सारे अधिकार जनता को होते हैं, प्रेस को होते हैं, तो वो अपनी अपनी आवाज उठाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, बेहतर से बेहतर निर्णय आने की संभावना होती है। क्योंकि उन नेताओं को भी पता है अगर उन्होंने कुछ भी गलत काम किया तो विपक्ष वाले नहीं छोड़ेंगे, मतलब दूसरी पार्टी वाले लोग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भी छोड़ दिया तो कौन नहीं छोड़ेंगे, प्रेस वाले लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और छवि खराब हो जाएगी, अगली बार उन्हें कोई चुनाव में चुनेगा नहीं, तो वो नेता नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, दबाव में रहते हैं तो अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में नागरिक सम्मान होता है। नागरिक सम्मान मतलब जनता के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता नेता। उनको पता है अगर किसी जनता के साथ अत्याचार किया तो फिर जनता चुनाव में देख लेगी। ठीक है, इसलिए कभी देखा है आपने नेताओं को, जब भी वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। ठीक है, उनके वो क्या बोलते हैं, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, यानी कि जनता सबसे ऊपर है लोकतंत्र में, जनता से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। ठीक है, या फिर लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन है, यानी कि लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा नेता चाहिए। ठीक है, तो जनता की वैल्यू होती है, और कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो जनता को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, उनके हित के लिए लिए जाते हैं। ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाएगा जिसमें जनता का अहित है। अगर अहित है तो जनता आंदोलन करेगी और अपनी बात को रखेगी। जैसे किसानों के जो 3 कानून आए थे, जनता ने आंदोलन करा कि भाई हम किसान हैं, इतने ये कानून हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा, ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, और लिए। और बहुत सारे कानून सरकार ने जनता के दबाव में वापस लिए हैं भारत में। ठीक है, बहुत पहले से ये प्रक्रिया चलती आई है और आगे भी रहेगी। अगर जनता कुछ मतलब सरकार अगर कुछ गलत करेगी जनता के खिलाफ तो जनता आंदोलन करेगी, अपनी बात रखेगी। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा के तहत अपनी बात रखेगी और सरकार उसको सुनने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, नहीं सुनेगी तो क्या होगा, विरोध होगा। तो क्या होता है, लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान होता है, नागरिकों की बात सुनी जाती है। अगर सरकार कुछ गलत कानून बना दे, कुछ गलत निर्णय ले ले, तो जनता क्या करती है, आंदोलन करती है और अपनी बात रखती है, और बाद में सरकार को उसकी बात माननी पड़ती है। और कई बार ऐसा हुआ है भारत में। ठीक है, कृषि कानून के बारे में भी हुआ है ऐसा, बहुत सारे नियम आए और संशोधन भी हो रहा है नियमों में, क्योंकि जनता की आवाज़ रहती है। देखो, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। जैसे हलाला का कानून आया, जैसे 3 तलाक का कानून आया, तो जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए भी निर्णय लेने पड़ते हैं सरकार को। विरोध हुआ, फिर सरकार ने भी समझाने की कोशिश करी, फिर लोगों ने समझने की कोशिश करी, बात सही हो गई। और ठीक है, किसी भी लड़की पर, किसी भी धर्म की लड़की पर भारत में अत्याचार क्यों हो, दूसरे देशों में कुछ भी होता रहे, हमें क्या लेना। हमें तो अपनी देश की बेटियों से मतलब है, अपने देश की कोई भी धर्म की बेटी के साथ गलत क्यों हो। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतंत्र में अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर मिलता है। ठीक है, अपनी गलती को ठीक करने का अवसर कैसे मिलता है, जनता ने गलती करी है तो जनता ने क्या गलती करी है, गलत नेता चुन दिया। ठीक है, कि भाई ये वाली जो सरकार है फ्री में बिजली देगी, इसको वोट दे दो, बाद में वो नाश कर रही है। ठीक है, देश का ये वाला जो नेता है, अगर हम इसको वोट देंगे तो 2-2 हज़ार रुपये हर महीने देगी, है ना, इसको चुन दो। तो बाद में वो पैसे भी नहीं दिए, पता चला उसने और भी गड़बड़ कर दी आपकी शासन व्यवस्था में। तो क्या है, आप 5 साल बाद अपनी गलती सुधार लेंगे, उस नेता को हटा देंगे। ठीक है, और गलती नेताओं से भी होती है। जैसे गलत कानून लेके आ गए तो जनता विरोध कर रही है, फिर बाद में वो कानून वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, दोबारा उसमें संशोधन कर लेते हैं संसद में बैठ के, फिर राज्यसभा में चला जाता है, फिर राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है भाई, जनता की बात मानी जाएगी क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, दोनों को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, जनता को भी सुधारने का मौका मिलता है, नेताओं को भी। नेक्स्ट है, मतभेदों और टकरावों को संभालने के तरीके ज्यादा अच्छे होते हैं। यानी कि कभी नेताओं में टकराव हो गए या कभी जनता में और नेताओं में टकराव हो गया, यानी कि सरकार और प्रजा या सरकार और लोग या जनता आपस में टकराव हो रहे हैं, किसी बात पर सहमति नहीं बन रही। सरकार कह रही है हम तो इतना टैक्स लगाएंगे, जनता कह रही है हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। या फिर कोई भी कानून बनाया जा रहा है जो बहुत कड़ा कानून है, तो उसका विरोध करना है, और विरोध करके फिर बात आपस में आती है, मतलब मीटिंग वगैरह होती है,
आपस में बैठकर बात सुलझाई जाती है, नेता जाते हैं, जनता से बात करते हैं, नेता जनता को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, हम आपकी मर्जी का काम करेंगे, आप आंदोलन वगैरह मत करो, अनशन वगैरह मत करो, हल्ला मत करो, विरोध मत करो, ठीक है, तोड़ फाड़ मत मचाओ। कई जो अयोग्य जनता होती है वो बसों को जला रही है, जाम लगा रही है, देखो ये चीज़ गलत है। मैं खुद इसका विरोध करती हूँ कि आपकी वजह से बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गांधी जी कभी नहीं कहते थे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। ये आंदोलन करने की जो विचारधारा है, ये गांधीवादी विचारधारा है, तो आप फिर गांधी जी की विचारधारा का सम्मान कीजिए, ठीक है। गांधी जी अगर आपको अधिकार दे के गए हैं कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हो, आप आंदोलन कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार की या फिर देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, ठीक है। वो जो बसें हैं वो किसी नेता की बसें नहीं होती हैं, वो आपकी बसें होती हैं, हमारी बसें होती हैं, यानी कि वो भारत की धरोहर है। भारत की धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आंदोलन करना सही है भाई, गलत तरीके से कोई गलत चीज आप पर थोपी जा रही है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और भारत किसका है? हम सबका है। तो जब भी टकराव होते हैं उनको आसानी से सुलझा लिया जाता है, बैठकर बात कर ली जाती है, मीटिंग कर ली जाती है, ठीक है। नेताओं में मतभेद होता है तो नेताओं की मीटिंग हो जाती है, जनता और नेता दोनों में मतभेद होता है तो मीटिंग कर लेते हैं, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, पंचायत हो जाती है, फैसले ले लिए जाते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र हो तो अब तुम चाइना में फालतू बकवास करके देखो कि हमारे यहाँ के जो ये जिनपिंग जी हैं ये गलत कर रहे हैं, उस दिन ही उठा लेंगे तुम्हें, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे पत्रकारों के साथ वहाँ हुआ है, लोगों के साथ भी हुआ है। तुम गलत बोल के देखो, तुम्हें उस दिन पड़ोसी को तुम मिलोगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही कौन करते हैं? किंग जोम करते हैं। किंग जोम क्या करते हैं? वही उनके बारे में गलत तस्वीर ले ले, फोटो छाप दे, उनके बारे में कुछ गलत बोल दे, तो ना केवल उस आदमी को मार दिया जाता है चौराहे पर, बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म, ठीक है। तो राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में या अन्य प्रणालियों में क्या होता है? जब टकराव या मतभेद की स्थिति होती है, पहली बात तो होती नहीं है, जनता को पता है अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो हमें मार देंगे। अगर बाई चांस होती भी है तो परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? जनता को, ठीक है। और जो शासन में है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? जो टकराव होते हैं तो आराम से बैठकर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या जान रहे हैं इस चैप्टर में? हमने ये जाना कि लोकतंत्र जो है वो अपने आप में सर्वशक्तिमान है, ठीक है, और वो सबसे अच्छा है। इससे अच्छी कोई शासन प्रणाली हो ही नहीं सकती। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि चुनाव स्वतंत्र तरीके से होने चाहिए, ठीक है। चुनाव में जो चुनाव की प्रणाली है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। और जो नेता हैं उनको किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है और थोड़ा सा सतर्क जनता को भी होना चाहिए। पढ़ी लिखी जनता होगी तो ऐसे बहकावे में नहीं आएगी, अनपढ़ जनता ही बहकावे में आती है, ठीक है। तो थोड़ी सी समझदारी जनता में भी होनी चाहिए ताकि वो सही नेता को चुन सके और जो नेता उनका विकास करे, ठीक है। तो सबको संभल का काम करना चाहिए। और सबसे अच्छा कौन सा होता है? लोकतंत्र। भारत का लोकतंत्र सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे अच्छा लोकतंत्र है, ठीक है। इसी बात पे सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, भारत माता की जय, ठीक है। तो इसी के बाद साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय भी लिखना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ भी आपको पूछना है या कुछ भी मैंने गलत बोला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। आपके सभी कमेंटों के रिप्लाई मैं दूंगी। और इसके बाद आपको ऑन स्क्रीन ये पूरा चैप्टर दिखाई देगा, तीन चार पार्टों में ये पूरा चैप्टर मैं कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें ना समझ में आई है तो फिर पार्ट उन 1-2 पार्ट जो भी आएंगे, 2-3 पार्ट, उनको भी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।